अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मुल्क में एक रोज बाद आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 8 फरवरी को अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए मुल्क में नए हुक्मरानों का इंतखाब अमल में लाएंगे। सियासी जमातों की तैयारियां जोरों पर हैं और आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज है। अब से कुछ देर बाद यानी रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम अपने अख्तिताम को पहुंचेगी। पंजाब जो कि सियासत का महवर और सबसे बड़ी सियासी जमात नून लीग का गढ़ समझा जाता है, यहां बुनियादी एतबार से दो तरह का वोट कास्ट हो सकता है, जिसमें एक प्रो नवाज होगा, एक एंटी नवाज वोट होगा। लेकिन अगर इंतखाबी मुहिम पर नजर डालें तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने काफी अच्छी अपनी मुहिम चलाई। पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब में 15 से 16 नशिस्तों पर जीत की उम्मीद लगाए हुए है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो हल्का NA 127 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ के मद्दे मुकाबिल होंगे। यूसुफ रजा गिलानी NA 148 मुल्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां नून लीग के अहमद हुसैन ढेर इनके मद्दे मुकाबिल होंगे। नदीम अफजल चंद हल्का NA 32 सरगोदा की नशिस्त पर नून लीग के मुख्तार अहमद मलिक के मद्दे मुकाबिल हैं और काफी रोबस्ट उनकी कैंपेन जा रही है। बहुत बड़ा जलसा उन्होंने बिलावल भुट्टो के लिए किया और उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है। कमर जमान कायरा हल्का NA 65 गुजरात से नून लीग के चौधरी नसीर अहमद अब्बास के मद्दे मुकाबिल होंगे। अगेन स्ट्रांग उम्मीदवार कायरा साहब को समझा जा रहा है। इसी तरह राजा परवेज अशरफ का हल्का NA 52 रावलपिंडी पर नून लीग के राजा जावेद इखलास से मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन यह नशिस्त राजा परवेज अशरफ पहले भी जीत चुके हैं, साबिक वजीर आजम रहे हैं, इस बार भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं। इसी तरह कौमी असम्बली के रावलपिंडी डिवीजन के हल्का NA 49 अटक पर नून लीग के शेख आफ्ताब और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मेजर ताहिर सादिक मद्दे मुकाबिल होंगे। NA 50 अटक से नून लीग के मलिक सुहेल और तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता ईमान ताहिर सादिक के दरमियान कांटे का मुकाबला है। इसी हल्के से TLP के हाफिज साद रिजवी भी उम्मीदवार हैं। इसी तरह NA 51 मरी से नून लीग के राजा उसामा सरवर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है उनका मुकाबला करेंगे, लतासिब सत्ती का सामना करेंगे। NA 52 गुजर खान नताइज के एतबार से पीपल्स पार्टी की नशिस्त मानी जाती है और इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। परवेज अशरफ और जावेद इखलास का मुकाबला होने जा रहा है। NA 53 रावलपिंडी से चौधरी तैमूर खालिद नून लीग के कमरुल इस्लाम और आज़ाद नशिस्त पर लड़ने वाले चौधरी निसार अली खान का मुकाबला करेंगे। इसके अलावा NA 54 टेक्सला की नशिस्त, यहाँ नून लीग के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक जो है वो आज़ाद खड़े हैं। चौधरी निसार अली खान इस हल्के से लड़ रहे हैं और गुलाम सरवर खान जो कि PTI में थे और IPP में शामिल हुए, यहाँ पर उनकी सीट एडजस्टमेंट है नून लीग से, लेकिन कांटे का मुकाबला है। यहाँ पर रावलपिंडी शहर का जिक्र करें, NA 55 रावलपिंडी कैंट से नून लीग के इब्रार अहमद और PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मोहम्मद बिशारत राजा से उनका मुकाबला है। अहम तरीन हल्का NA 54 सजाद अकबर अब्बासी का मुकाबला नून लीग के हनीफ अब्बासी और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद और इसके अलावा PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शहरियार रियाज से होने जा रहा है। यहाँ यह बात अहम है कि PTI ने इस बार शेख रशीद को सपोर्ट करने की बजाय इस हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, जिसका फायदा हनीफ अब्बासी को पहुंच सकता है। इसी तरह NA 57 रावलपिंडी में नून लीग के दानियाल चौधरी का मुकाबला PTI के हिमायत याफ्ता सिमाबिया ताहिर से होने जा रहा है। बात करें लाहौर की सियासत की, NA 118 लाहौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का मुकाबला PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आलिया हमजा से हो रहा है। NA 119 लाहौर में मरियम नवाज और PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मियाँ शहजाद फारूक के मद्दे मुकाबिल होंगी। अयाज सादिक साबिक स्पीकर हल्का NA 120 लाहौर में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार उस्मान हमजा से मुकाबला करेंगे। इसी तरह NA 121 लाहौर में नून लीग के शेख रुहेल असगर PTI के उम्मीदवार वसीम कादिर से और NA 122 में ख्वाजा साद रफीक जो है वो लतीफ़ खोसा से मद्दे मुकाबिल होंगे, जिन्हें तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है। हल्का NA 123 में शहबाज शरीफ और PTI के हिमायत याफ्ता अफजाल अजीम के दरमियान मुकाबला है। NA 130 पर नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद मद्दे मुकाबिल होंगी। इन तमाम हल्कों में
टीएलपी के उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबिल होंगे, जो कि किसी हद तक इंतखाबी नताइज पर, मखसूस नशिस्तों पर असरअंदाज भी हो सकते हैं। 2018 के इंतखाबात में टीएलपी ने मजमूई तौर पर 22 लाख वोट लिए थे। पंजाब में इनके वोटों की तादाद 18 लाख के करीब थी। नाज़रीन, तमाम मामलात पर बात करेंगे, पंजाब की सियासत पर फोकस रखेंगे। मोहम्मद बिलाल जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं। सुबुह सैयद हमारे साथी भी रहे हैं और सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। बिलाल, ये बताइएगा कि ये जो नून लीग का दावा है कि जी हम 100+ नशिस्तें जो हैं वो पंजाब से ले लेंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 80% नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगे तभी 100+ वो लेंगे। और ये मैं जनरल नशिस्तों की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली रिजर्व सीट्स इसमें शामिल नहीं है। क्या फैक्टर्स इसमें ऐसे हो सकते हैं जो कि 100 उनको दिलवा सकते हैं, और या उनका ये ख्वाब जो है शायद शर्मिंदा ताबीर ही ना हो? पीएमएलएन इस वक्त हमें पूरा एतमाद भी नजर आती है कि वो 100+ जो है वो सीट्स यहाँ से ले लेगी। ये जनरल सीट्स अगर उनको मिल जाती हैं फिर तो पीएमएलएन के लिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन में किसी किस्म की मुश्किल जो है वो बाकी नहीं रहेगी। लेकिन अब देखना यह है कि क्या 8 फरवरी को वाकई पीएमएलएन ये टारगेट अचीव कर सकेगी, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा वो ये होगा कि इस वक्त जो पार्टी है पीटीआई, क्या उसका वोटर फरवरी 8 को बाहर निकलेगा। अगर तो टर्न आउट हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा और नौजवान जिस तरीके से पीटीआई एक एंटीसिपेट कर रही है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उसका वोटर जरूर 8 फरवरी को निकलेगा और वोट करेगा, तो ऐसी सूरत में पीएमएलएन के लिए मुश्किलात जरूर पेश आएंगी। लेकिन ये डिपेंड सारा करता है कि क्या उस दिन पीटीआई का अपना वोटर जो है वो किस हद तक बाहर निकलेगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि पंजाब में भी दीगर सूबों की तरह की सूरत हाल है। पंजाब में पीटीआई को शदीद मुश्किलात का सामना है, यहाँ पर उनके वोटर्स भी हैं वो भी खौफजदा हैं, जबकि उनको अपने यहाँ पर अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल जो उस दिन जो सिनेरियो होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो वहाँ पर पोलिंग एजेंट जो है वो प्ले करते हैं जब इलेक्शन होता है। तो पीटीआई को तो पोलिंग एजेंट में भी जो है वो दुश्वारी है, उनको वो भी उस तरीके से नहीं मिल रहे, क्योंकि उनके पोलिंग एजेंट जिनका वो इंतखाब करते हैं उनका ये कहना है कि उनको भी थ्रेट्स आना शुरू हो जाते हैं। पीएमएलएन अगर डोमिनेट करेगी तो उसका यही फैक्टर होगा कि जिस तरीके से इस वक्त माहौल है, अगर ऐसे ही हम 2 या 3 रोज बाद भी हम देखते हैं यही माहौल रहता है, बरकरार रहता है, तो फिर जरूर पीएमएलएन अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं, जो उसके टारगेट्स हैं, वो उनको अचीव कर सकेगी। लेकिन पीएमएलएन को एक सेटबैक जो यहाँ पर उसने सीट एडजस्टमेंट की थी, जो उसे किसी हद तक करनी भी पड़ी थी, उसमें भी पीएमएलएन को काफी डेंट पड़ा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आईपीपी के साथ पीएमएलएन ने जो सीट एडजस्टमेंट की, इसमें बड़े मियां साहब शायद उस हद तक खुश नहीं थे और वो इस हद तक उनको अकोमोडेट नहीं करना चाहते थे जिस हद तक आईपीपी को अकोमोडेट किया गया है। इवन लाहौर से भी पीएमएलएन का ये कहना था कि वो ज्यादा सीट्स ले सकती है अगर वो सीट एडजस्टमेंट्स में ना जाए। ओन चौधरी को अकोमोडेट किया गया, अलीम खान को अकोमोडेट किया गया। इसी तरह जो पंजाब के दीगर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहां पर भी उन्होंने ना सिर्फ आईपीपी को अकोमोडेट किया बल्कि कुछ और वहां पर ऐसे लोग थे जिनको पीएमएलएन ने अकोमोडेट किया, और वो बड़े मियां साहब ये समझते हैं कि शायद ये सीट्स उन्हें खुद अपने जो पुराने जो लॉयल उनके अपने वर्कर्स थे, जो अपने लॉयल जो उनके साथ जो लीडरशिप थी पहले की, उनको अकोमोडेट किया जाना चाहिए था। तो ये जो सीट एडजस्टमेंट है इससे भी पीएमएलएन का नंबर कम हमें होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। हाँ बिलाल, इसमें दो तो आपने हलकों के नाम ले लिए। अलीम खान वाला हल्का जो है लाहौर का, ओन चौधरी वाला है, फिर यहाँ टेक्सला में सरवर खान साहब को एडजस्ट करना और वहां से नून लीग के उम्मीदवार बैरिस्टर अकील भी जो है वो खड़े हैं। इसी तरह अगर हम झेलम में देखें तो फरोख इल्ताफ जो कि फवाद चौधरी के कजन हैं, उनको टिकट देकर जो मेहदी खानदान है जो कि ट्रेडिशनली ये सीटें मुस्लिम लीग नून के लिए जीतता है, इसमें तो चले ये तो 5-6 सीटें इस हद तक हैं, लेकिन क्या ये इससे ज्यादा है ये तादाद? और वहां पर नून लीग के उम्मीदवार जो हैं वो आजाद भी खड़े हैं कहीं पर। देखिए बिल्कुल, जब ये सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही थी, इवन जब पीएमएलएन के मॉडल टाउन में इजलास हो रहे थे, जब उन्होंने पार्टी टिकट्स देना थे, तो तब भी इसके ऊपर बड़ी थॉरो डेलिब्रेशंस हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बड़े मियां साहब है नवाज शरीफ साहब, वो ये चाहते थे कि जो अपने लोग हैं जो उनके साथ बाजी में भी पीएमएलएन का साथ रहे हैं, मुश्किल वक्त में भी साथ रहे, उनको अकोमोडेट किया जाए। लेकिन आपको पता है जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ की, उससे पहले जब यहाँ पर सीएम बने थे हमजा शहबाज, उस वक्त भी उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की थी, और फिर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने जो मॉडल टाउन में इजलास हुए थे उसमें इस बात पर फोकस किया, इस बात पर एम्फसाइज किया था
कि जो कमिटमेंट्स की गई थी कुछ लोगों के साथ पीएमएलएन को वो ऑनर करनी चाहिए और उन लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए, जिसकी वजह से पीएमएलएन ये समझती है कि कुछ उनके वो लायल जो बंदे थे जो उनके साथ मुश्किल वक्त में रहे, इस वक्त पीएमएलएन उनको साथ नहीं लेकर चल सकी। नाज़रीन, मोहम्मद बिलाल और सुबुक सैयद से गुफ्तगू जारी रखते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब की सियासत पर बात हो रही है। सुबुक सैयद और मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। सुबुक सैयद, ये बताइएगा 2018 को भी जहन में रखते हुए अब 2024 है, इसमें उस वक्त आपको याद होगा टीएलपी फैक्टर आ गया था 2018 में, और उसने पीएमएलएन को भी मेरे ख्याल में कोई 20-25 नशिस्तें ऐसी थीं जहां पर डेंट पड़ा था पीएमएलएन, उनकी वजह से वो नशिस्तें इस वक्त ये वाला फैक्टर मद्देनजर रखते हुए आपको क्या होता नजर आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अब जो सरप्राइजेस की हम बात कर रहे हैं और बुर्ज उलट गए, वो हेडलाइन जो लग जाती है वो पंजाब में कहीं टीएलपी ना कर ले? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। अच्छा, एक बात तो सबसे अहम है मजहबी सियासत के बारे में कि ये इलेक्शन जीतते तो नहीं है लेकिन हरवाने में किरदार बड़ा अदा करते हैं, एक ही बात है। और आप ये देखें कि टीएलपी का जो फैक्टर है उसने पाकिस्तान की जितनी भी मजहबी सियासत है उसको एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। एक तो ये कि ये किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करते, और दूसरा पूरे पाकिस्तान में 129 कौमी असम्बली के हल्कों में उम्मीदवार खड़े कर दिए, 129, और मजमूई तौर पर कोई 700 से ज़्यादा इनके उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के तमाम हल्कों में उम्मीदवार खड़े किए हैं। दूसरी जो टीएलपी है उसने खड़े कर दिए। अब टीएलपी का जो ज़्यादा असर रसूख है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर वो बहुत नुमाया किरदार अदा करेगी। इलेक्शन हरवाने में एक किरदार जो है उनका रोल वहाँ पर रहेगा। बलूचिस्तान में, पंजाब में और कराची में, सिंध में टीएलपी बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और आपको मालूम है कि 2018 के इलेक्शन में बिल्कुल 2016 में बनने वाली जमात 2 साल जिसकी उम्र थी उसने 2 सूबाई असम्बली की सीटें वहाँ पर कर दी। और सिर्फ यही नहीं किया बल्कि वहाँ की जो मकामी बहुत पॉपुलर जमात थी सुन्नी बरेलवी हलकों की सुन्नी तहरीक, उसे बिल्कुल उसने कॉर्नर पे कर दिया। और सुन्नी तहरीक के जो बानी थे उनके जो साहिबजादे हैं वो भी तहरीक लब्बैक में शामिल हो गए। और इस बार सूरत हाल ये हो चुकी है कराची में कि सुन्नी तहरीक जो है वो अलायंस करने पर मजबूर हो गई टीएलपी के साथ, और अलायंस इस तरीके से किया है कि इंतखाबी निशान टीएलपी का होगा, उस इश्तिहार के ऊपर लिखा टीएलपी का होगा, लेकिन सुन्नी तहरीक के लोग उनके साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जो सुन्नी बरेलवी पॉलिटिक्स है उसका हुमा जो है वो इस वक्त टीएलपी के सर पर है। अच्छा, और मुझे पंजाब में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में उनका ज्यादा असर रसूख है जहां पे ये डंड डाल सकते हैं? पंजाब में जीटी रोड की जो सियासत है उसमें एक बहुत बड़ा उनका रोल है, और हर हल्के में मैं बताऊं कि सिर्फ यहाँ टीएलपी का ही रोल नहीं होगा। अब आप देख लें कि पहले हर हल्के के अंदर जो मजहबी जमातें हैं ना, एक तो फ़िरका वाराना वोट है, तो हर फ़िरक़े का कम से कम 10 से 12,000, 7-8 हज़ार इतना वोट बैंक ज़रूर है। वो पाकिस्तान राह हक पार्टी का भी है जो कलदम सिपाही साहब है, वो जो जमात दावा थी अब वो मरकज़ी मुस्लिम लीग के नाम से इलेक्शन लड़ रही है, उसने लोग खड़े किए हैं वहाँ पर, और वो ये भी चाहती है कि उसकी विजिबिलिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अहल हदीस वोट अहल हदीसों को जाएगा, शिया वोट मजलिस वहदत मुस्लिमीन को और शिया उलमा कौंसिल को जाएगा, और जो सिपाही साहबा वाला वोट है वो उधर जाएगा, JUI को भी जाएगा, जमात इस्लामी को भी। तो जो राइट विंग का जो वोट है वो सारी राइट विंगर पार्टियाँ जो इस वक्त इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है मुस्लिम लीग नून को। जो ये बड़ा आपने एक जो है ना, मैं बिलाल की तरफ ये लेके जाता हूं। बिलाल, जो सुबुक सैयद बात कर रहे हैं कि टीएलपी का ज्यादा असर रसूख जो है वो जीटी रोड पर है। अब जीटी रोड हमें पता है ट्रेडिशनली पीएमएलएन से बिलोंग करता है, और अगर वो 100+ सीटें जीतने का वो दावा कर रहे हैं तो वो जीटी रोड पर ही उनका फोकस है। यहां पर टीएलपी के अलावा कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि प्लस माइनस का किरदार अदा कर सकते हैं पीएमएलएन की 100 सीटों के ख्वाब में? देखें, जब से हमने देखा ना कि पीटीआई जो है उसको थोड़ा वो दीवार के साथ लगाया गया है, तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हमें पुरुमीद जमात नज़र आई है जो समझती है कि सूरत हाल से हमें फ़ायदा होगा, वो जमात इस्लामी है। खुसूसन अगर हम लाहौर में बात करें तो जमात इस्लामी बड़ी पुरुमीद नज़र आती है। जिस तरह के सुबुक सैयद ने बात की कि वाकई ये जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं ये अगर खुद जीती तो नहीं है लेकिन हारने के हवाले से इनका रोल जो है वो बड़ा वाइटल होता है। यहाँ पर इवन मैं लाहौर की बात करूँ तो टीएलपी का, क्योंकि यहाँ पे तो मरकज़ है, हेड क्वार्टर है यहाँ पे,
इन लोगों की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इनका वोटर भी काफ़ी ज़्यादा है। ये जो डेंट डालते हैं ये राइट विंग की जो पार्टीज़ हैं हम देखते हैं कि उसको जो है वो ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। जिस तरह के सबूक सैयद ने बात की कि जो जीटी रोड पे पीएमएलएन को ये नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि टीएलपी की फॉलोइंग वहीं पे है, तो इसी तरह जितने भी जो देहात हैं जो पंजाब के, वहाँ पे हर पॉकेट के अंदर ये जो रिलीजियस पार्टीज होती हैं, रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी ज़रूर वहाँ पे फॉलोइंग है, इनकी पॉकेट्स हैं। तो इसका ज़्यादातर जो डेंट पड़ता है, हमने माजी में देखा था, पिछले इलेक्शन में मुझे तो ऐसा नज़र आया कि पीएमएलएन को इसका ज़्यादा डेंट पड़ा था। पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, उसको इतना ज़्यादा डेंट नहीं पड़ा था। और इस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि जमात इस्लामी ये समझती है कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इससे वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन अगर मैं लाहौर की पर्टिकुलरली बात करूं तो यहाँ पर अगर दो प्रोमिनेंट अगर जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं तो लियाकत बलोच साहब जो हैं वो इस वक्त लाहौर से कंटेस्ट कर रहे हैं। फिर उसके अलावा जो पंजाब के यहाँ पर अमीरुल अजीम साहब हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं। सिराजुल हक हो या कोई इस तरह का बड़ा फेस हो वो इस वक्त हमें लाहौर में नजर नहीं आ रहा है। ये दो बड़े फेसेस मैंने आपको बताया कि लियाकत बलोच और अमीरुल अजीम ही हैं। टीएलपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो उस तरह के मैंने आपको बताया कि वो इतने फेमस या नॉन फेसेस नहीं हैं, लेकिन उनके तमाम इवन गली मोहल्ला में भी अगर आप जाएं तो उनकी फॉलोइंग आपको जरूर मिलेगी। अच्छा सबूक, बात करें अगर केपीपी थोड़ा सा अगर आ जाएं तो वहां पर जमात इस्लामी, जेयूआई, फिर टीएलपी है तीसरे नंबर पर है, वो कुछ बेहतर आपको 2018 में जमात इस्लामी ने ज़्यादा बेहतर नहीं परफॉर्म किया था। सिराजुल हक साहब दीर से अपनी सीट भी हार गए थे। क्या लगता है आपको इस दफ़ा केपी की सिचुएशन? उसमें आदिल साहब मैं थोड़ा सा एक और अगर पंजाब की एक दो बातें करके मैं केपी पर आ जाऊँ। उसमें देखें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पंजाब के अंदर क्योंकि जो सारी पार्टियाँ वो राइट विंगर ही हैं और वहाँ पर अगर कोई लेफ़्ट की पार्टी हमें दिखाई देती है तो वो पीपल्स पार्टी हमें दिखाई देती है, लेकिन वो भी एक तरह से मकामी सतह पर वो मजहबी नैरेटिव कोई लेके चल रही होती है क्योंकि उसको पता है वोट बैंक वहाँ से आ रहा है। तो मुस्लिम लीग नून का जब ये नुकसान पहुँचाती हैं ये जो मजहबी पार्टियाँ इस राइट विंग के वोट को, तो पहले ये था कि ये जो लश्कर तैयबा जमात दावा जो थी ये मुस्लिम लीग नून को वोट देती थी, मरकज़ी जमीयत अहल-ए-हदीस मुस्लिम लीग नून को वोट देती थी। अच्छा फिर जेयूआई का भी वोट बैंक क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर वही उनको सूट करता था, सारे वहाँ पर चले जाते थे, लेकिन अब हर हल्के के अंदर सूरत हाल बहुत हद तक मुख्तलिफ हो चुकी है और वहाँ पर इनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पर हो सकता है। लेकिन क्योंकि एक बड़े स्नैरियो में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये कम से कम 20-25 हज़ार का जो वोट है ना ये डंट डालने के लिए तैयार खड़े। कहीं मतलब इलेक्शन जो होगा ना वो बड़ा दिलचस्प होगा, उसमें जो बाज़ का सूरत हाल ऐसी चली जाएगी कि वो कहते हैं मरते मरते बच के या इस तरह की सूरत हाल जो वहाँ पर वो पैदा होती मुझे दिखाई देती है। आपने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की तो आपको पता है कि 2018 के इलेक्शन में एक तरफ मुत्तहिदा मजलिस अमल थी और एक तरफ मजहबी जमातों का एक और मुत्तहिदा दीनी महाज था और तीसरा तहरीक लब्बैक थी। तो दो दीनी जमातों के इत्तेहाद के सारे वोट इकट्ठे एक तरफ और टीएलपी का अकेला जो वोट बैंक था वो एक तरफ था। 48 लाख के करीब जो कुल जो वोट था मजहबी जमातों को पड़ा, उसमें 25 लाख से ज़्यादा जो वोट था सिर्फ टीएलपी अकेली को पड़ा, यानी टीएलपी ने बहुत ज़्यादा वोट हासिल किया। उसमें अगरचे के खादिम रिजवी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। खादिम रिजवी साहब जब जलसों से खिताब करने के लिए जाते थे व्हील चेयर पर होते थे और उनको व्हील चेयर को उठा के जब स्टेज पे लाया जाता था तो लोग मुतासर होते थे कि बूढ़ा आदमी है, चल नहीं सकता इस हालत में, फिर उनकी खिताबत के भी असरात होते थे। लेकिन अभी टीएलपी थोड़ी सी सियासी बनने की कोशिश कर रही है, वो उस तरह खालिस अपने आप को मजहबी झंडा उन्होंने अपना बदल दिया। मंशूर आप देख लें तो आपको बिल्कुल लगेगा जैसे पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून का मंशूर होता है उसके करीब करीब है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो बात आपने की तो वहाँ पर अब जेयूआई बाज़ जगहों पर इत्तेहाद कर रही है अवामी नेशनल पार्टी के साथ, कहीं कहीं पीपल्स पार्टी के साथ भी बातचीत उनकी चल रही है। तो वहाँ पर जमात इस्लामी ने अपने बंदे खड़े किए हुए हैं, तो लाजमी जो मजलिस अमल वाला जो वोट है वो तो यहाँ पर नहीं बनने वाला। और प्रॉब्लम सारा क्या है, मौलाना फजल रहमान साहब ज़्यादा सीटें लेकर आते थे जनूबी अजला से, जो एक्स फाटा है वहाँ से लेकर आते थे, ये जनूबी अजला से लेकर आते थे। वहाँ पर अब अगर ओपन मौका मिलता है पीटीआई को, हाँ पीटीआई तो फिर वहाँ पर वो बड़ा परफॉर्म करेगी। बिलाल आखिर में बताएगा कि सूबे में आपको ये जो एक हवा बड़ी उससे चली है कि सूबे में तो डेफिनेटली पंजाब में मुस्लिम लीग नून ही गवर्नमेंट बनाने जा रही है, आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए बज़ाहिर तो बिल्कुल ये सूरत हाल ऐसी ही है क्योंकि पीएमएलएन की आप कैंपेन देखें, जिस तरह की आप कह सकते हैं कि उसको एक फ्री हैंड दिया गया था।
तो उस हवाले से तो उन्होंने एक इन्वायरमेंट ऐसा ज़रूर क्रिएट कर लिया है अपने जलसों से भी और उससे हट के भी है कि यहाँ पर कि एक पब्लिक परसेप्शन ये बन चुकी है अब कि PMLN जो है वो यहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो सूबे में बनती हुई हमें नज़र आ रही है। और इसको अगर आप देखें तो PMLN ने जिस तरीके से अपने कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं, मरियम नवाज आपको नेशनल असेंबली की सीट पे भी नजर आती हैं, पंजाब असेंबली की सीट पे भी, शहबाज शरीफ भी इसी तरह उन्होंने जो दोनों साइड पे होमवर्क कर रखा है, तो उससे बाजार यही लगता है कि PMLN सूबे के हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। नेशनल असेंबली का जो है वो यही है कि क्या उसे कहीं जो दूसरी पार्टियों की सपोर्ट तो आखिर में गवर्नमेंट फॉर्मेशन के दौरान नहीं लेनी पड़ेगी। अलबत्ता पंजाब की हद तक PMLN जो है वो काफ़ी पुरएतमाद है कि वो सिंगल हैंडेडली जो है वो अपने सूबे में यहाँ पर इलेक्शन में डोमिनेट करेगी और गवर्नमेंट बना सकती है। मोहम्मद बिलाल, सुबुक सैयद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान लिए चलेंगे, वहाँ की सियासी मामलात क्या हैं। आज सर आपको पता है कि कैंपेन आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी और कल से डॉन की खुसूसी ट्रांसमिशन, इलेक्शन ट्रांसमिशंस कराची से हमारे सारे मेज़बान वहाँ पर मौजूद होंगे, तो वहाँ आपसे मुलाकात होगी। लेकिन ब्रेक के बाद ये शो देखना ना भूलिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क भर के 12 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स अपने नुमाइंदों का इंतखाब करने जा रहे हैं। सियासी जमातें 2 घंटे बाद अपनी इंतखाबी मुहिम खत्म कर देंगी। किसने क्या वादे किए, किस तरह आवाम को एतमाद दिलाया, इसका नतीजा 8 फरवरी की शाम सामने आ जाएगा। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन पिछले इंतखाबात के मुकाबले में अहमियत का हामिल है, जिसकी चंद अहम वजूहात में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद मुल्क की कुल आबादी का 50% से ज्यादा होना है, बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवारों का इलेक्शन में हिस्सा लेना और बड़ी तादाद में नौजवानों की इंतखाबात में दिलचस्पी है। ये इंतखाबात मुल्क की तारीख के महंगे तरीन और 2008 के इंतखाबात के मुकाबले में 26 गुना ज्यादा महंगे होंगे। पिछले इंतखाबात में 11,700 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, ये तादाद अब बढ़कर 18,000 हो चुकी है, यानी इस तादाद में तकरीबन 53% इजाफा हुआ है। इस बार बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान बल्ला इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने की वजह से वापस ले लिया गया था, जिसकी वजह से पार्टी के टिकट होल्डर्स आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। यही वजह है कि 18 में हिस्सा लेने वाले 6,000 उम्मीदवारों के मुकाबले में इस बार 11,700 आजाद उम्मीदवार मैदान में हैं, जो गुज़श्ता इलेक्शन के मुकाबले में 51% ज्यादा तादाद है। इंतखाबात का ऐलान होने के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कुछ कार्रवाइयां हमने देखी, खुसूसन बलूचिस्तान और KP उसका निशाना बने, लेकिन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद दोनों सूबों में इंतखाबात की गहमा गहमी कभी सर्द कभी गर्म चलती रही। उम्मीदवार जो हैं वो मौसम की सख्ती और दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बात करेंगे अगर खैबर पख्तूनख्वा की, तो कई हलकों में बड़े मुकाबले मुतवक्के हैं। NH6 लोअर दीर से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के मद्दे मुकाबिल होंगे मोहम्मद बशीर खान, PTI के वो उम्मीदवार हैं। यहाँ से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद हनीफ और JUI के मोहम्मद शेर और नून लीग के उम्मीदवार रूहुल्लाह खान भी इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं। गुज़श्ता इंतखाबात में सिराजुल हक ये नशिस्त हार चुके थे। सिराजुल हक 88 से 91 तक इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला रहे, 2002 और 13 में MPA रहे, सीनियर वजीर रहे, 2015 में सेनेटर मुंतखब हुए और जिस तरह पहले हमने कहा 18 में वो अपनी आबाई उनकी जो नशिस्त है वो हार चुके थे। यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बशीर खान ने उन्हें शिकस्त दी थी। NH10 बुनेर पर PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर गौर खान, जो कि उनके चेयरमैन भी रह चुके हैं, वो यहाँ से मुकाबला करेंगे नून लीग के सालार खान का और PTI-P पार्लियामेंटेरियन के शेर अकबर खान और जमात इस्लामी के बख्त जहान का। बैरिस्टर गौहर को हाल ही में चेयरमैन PTI भी नामजद किया गया था, वो PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे। माजी में उनकी सियासी वाबस्तगी पीपल्स पार्टी से थी और उन्होंने जुलाई 2022 में PTI में शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने 2018 के 8 के इलेक्शन में वो इसी हलके से पीपल्स पार्टी के, यानी उनका इंतखाबी निशान तीर था, इनके मद्दे मुकाबिल शेर अकबर खान 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर MNA मुंतखब हुए थे, जिसके बाद अब परवेज खटक की पार्टी से हैं। NA 51 मानसेरा से साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पहली बार
इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के जरगुल जो हैं वो उम्मीदवार हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में वो रनर अप रहे थे। वो ANP और तहरीक इंसाफ के टिकट पर भी माजी में इलेक्शन लड़ चुके हैं। तहरीक इंसाफ के मातयाफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गुस्तासब खान भी अपनी भरपूर मुहिम चला रहे हैं। वो 4 बार सूबाई असम्बली के रुकन और 1 बार सूबाई वजीर रह चुके हैं। JUI का भी इस हल्के में वोट बैंक मौजूद है। इस बार भी पार्टी ने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को टिकट दिया है, जिन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में सजाद अमान और जलगुल खान का भरपूर मुकाबला किया था। 2018 में इस इलेक्शन से नवाज शरीफ, इस हल्के से नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर के भाई सजाद अमान कामयाब हुए थे। खैबर पुख्तूनख्वा के हल्का NH44 DI खान पर कांटे का मुकाबला होगा और उसकी वजह यह है कि JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान का अपने रिवायती हरीफों अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी से मुकाबला होगा। मौलाना फजल रहमान इस हल्के से 88, 93, 2002, 8 और 13 के इंतखाबात में रुकने कौमी असम्बली वो बने थे। अली अमीन ने गुज़श्ता इलेक्शन में मौलाना फजल रहमान को शिकस्त दी थी, जबकि इससे पहले फैसल करीम कुंडी जो कि पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वो मौलाना फजल रहमान को हराकर डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हो चुके हैं। और इस बार भी कांटे का मुकाबला है तीनों में और फैसल करीम कुंडी जो है वो भारी भारी जलसे भी वहां पर कर रहे हैं। अली अमीन मैदान में नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने हाल ही में जलसे किए हैं। बात करेंगे NH33 नौशहरा की। अब यहां से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर साबिक वजीर आला परवेज खटक इंतखाब लड़ रहे हैं। इनके मद्दे मुकाबिल PTI के उम्मीदवार सैयद शाह अहद अली शाह हैं। नून लीग के इख्तियार वली खान जो कि जिन्होंने MPA की सीट जीतकर गुज़श्ता चंद सालों में एक अपसेट कर दिया था कि नून लीग के टिकट पर नौशहरा से इंतखाबात जीतना आसान काम नहीं। इसके अलावा JUI की हाफिज एजाजुल हक, ANP के खान परवेज़ और जमात इस्लामी के इनायतुर रहमान मुकाबले में हैं। परवेज़ खटक 83 में ज़िला मेंबर कौंसल, 2008 में कौमी वतन पार्टी से कामयाब हुए थे, फिर 13 में PTI में शामिल हुए और वज़ीर आला बने। 2018 में भी वो MNA PTI के टिकट पर इलेक्ट हुए, फिर वज़ीर दिफा रहे। इसके अलावा साबिक वज़ीर आला और चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाओ NH24 चारसदा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के से JUI की मुफ्ती गौहर अली, PTI की हिमायत से आज़ाद उम्मीदवार अनवर ताज, जबकि जमात इस्लामी के टिकट पर हाजी समीउल्लाह हिस्सा ले रहे हैं। आफ्ताब शेरपाओ मुतअद्दिद बार रुकने कौमी असम्बली जबकि 2 बार वज़ीर आला KP रह चुके हैं। ANP ने इस सीट पर आफ्ताब शेरपाओ के हक में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करा लिया है और इसी तरह जो 7 वाली इससे मुतसिल जो सीट है जहां से एमल वली खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां से कौमी वतन पार्टी ने अपना उम्मीदवार उनके हक में विड्रॉ कर लिया। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है चारसदा की सियासत की। NA19 सवाबी की बात करें, यहाँ पर असद कैसर साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला है खानजादा शाहनवाज से। JUI के फजल रबी और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद बिलाल और नून लीग के मोहम्मद शिराज मदे मुकाबिल हैं। असद कैसर भरपूर मुहिम चला रहे हैं। 2013 में वो स्पीकर रह चुके हैं सूबाई असम्बली और 18 में कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। इसी तरह NA25 चारसदा की एक दफ़ा फिर बात कर लें। NP के सूबाई सदर एमल वली यहाँ से मुकाबला है उनका कौमी वतन पार्टी के उम्मीदवार कैसर जमाल जो उनके हक में दस्तबरदार हो चुके हैं और इस हल्के से मौलाना गौहर शाह भी उम्मीदवार हैं। और इसी तरह PTI पार्लियामेंटेरियन के फलक न्याज और आज़ाद उम्मीदवार जिन्हें PTI की जो यहाँ से इलेक्ट हुए थे मोहम्मद फजल जो कि PTI के उम्मीदवार हैं, यहाँ से वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह KP हल्का NA11 शांगला से नून लीग पुख्तूनख्वा के सदर अमीर मुकाम इंतखाबी मैदान में हैं। इनके मुकाबले में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सैयद फरीन और मोहम्मद आलम पीपल्स पार्टी के मदे मुकाबिल हैं। तो इन तमाम मामलात पर नाजरीन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले बलूचिस्तान के चंद हलकों का जिक्र कर लें। NA264 कोयटा से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरदार अख्तर मैंगल पीपल्स पार्टी के नवाबजादा मीर जमाल रईसानी मदे मुकाबिल हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के प्रिंस अहमद उमर अहदजई भी उम्मीदवार हैं। अख्तर मैंगल के इस हल्के से कागजात मुस्तरद हो गए थे, बाज़ आज़ा वो क्लियर हुए। सरदार अख्तर मैंगल 88 से 97 तक 4 मरतबा रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। 97 में वो वज़ीर आला मुंतखब हुए, 18 में वो MNA रहे। NA253 की बात की जाए, जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुख्ती यहाँ से उम्मीदवार हैं। उनके मदे मुकाबिल
सरफराज बुख्ती साबिक वजीर दाखिला पीपल्स पार्टी के इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी के टिकट पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह सरदार डोमकी नून लीग के टिकट से यहाँ से उम्मीदवार हैं। माजी में अलग अलग हलकों से ये लोग लड़ते रहे, लेकिन इस बार वो एक ही हलके से मैदान में उतरे हैं। दोनों पहले भी MNAs जो हैं वो रह चुके हैं। सरफराज बुख्ती सेनेटर रह चुके हैं। मीर दोस्तैन डोमकी निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई हैं। शाहज़ैन बुख्ती वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी रहे, और इसी तरह सरफराज बुख्ती की अगर बात की जाए तो वो निगरान कैबिनेट में भी शामिल रहे, वज़ीर दाखिला रहे और एक मजबूत उम्मीदवार हैं। बलूचिस्तान के हल्का NA 264 की बात करें, यहाँ से महमूद खान अचकज़ई पुख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह हैं। JUI के सलाउद्दीन हैं, नून लीग के अब्दुल खालिक और पीपल्स पार्टी के नज़र मोहम्मद यहाँ से इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन असल मुकाबला JUI और यहाँ से ट्रेडिशनली महमूद खान अचकज़ई के दरमियान होगा। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब ने, और बलूचिस्तान की सियासत की जब बात आए तो उन्हें अथॉरिटी समझा जाता है। फ़खर काका खिल साहब सीनियर एनालिस्ट हैं और सहाफ़ी हैं, और खैबर पुख्तूनख्वा की सियासत पे इनकी अपनी एक ग्रिप है। फ़खर काका खिल साहब, ये बताइएगा कि क्या आप होता देख रहे हैं खैबर पुख्तूनख्वा, जो कि तहरीक इंसाफ का गढ़ रहा 10 साल, और इस वक्त उनकी विजिबिलिटी कम हमें नजर आ रही है। उस तरह से गहमा गहमी नहीं है, जलसे जुलूस नहीं है, बल्ले का निशान चला गया है। इस सब कुछ के बावजूद ग्राउंड पर क्या आपको होता क्या नजर आ रहा है 8 तारीख को? देखिए, बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर मैं ये पहले वाज़ेह कर लूँ कि इलेक्शन सरप्राइजेस का दिन होता है। गुज़िश्ता 20-25 सालों से जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो अमूमन आपने ये हेडलाइन उस वक्त, उस जमाने में पेपर में हेडलाइन लगा करती थी, बड़े बड़े बुर्ज जो उलट गए। तो जाहिर बात है कि ये दीगर इलेक्शन से ये कतन मुख्तलिफ नहीं होगा। जहां तक तहरीक इंसाफ की बात है, तो अगर 3-4 महीने कबल आप मुझसे पूछते तो मैं कहता कि भाई पूरा खैबर पख्तूनख्वा PTI का है। लेकिन गुजरते दिन के साथ साथ जूं सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी, और फिर खुसूसी तौर पर जब पहले बल्ला चला गया, बल्लेबाज चला गया, बल्ला चला गया, अब मुझे लग रहा है 8 फरवरी को इनकी जो पिच है वो भी चली जाएगी, और इसमें कई रीजंस हैं। एक, खैबर पख्तूनख्वा में उस तरीके से PTI के ऊपर क्रैकडाउन नहीं किया गया जिस तरीके से जो मरकज में बैठे हमारे एनालिस्ट सोचते हैं कि भाई एक गुस्से का वो रद्द-ए-अमल आएगा। जो ज्यादतियां हुई हैं PTI के रहनुमाओं के साथ, यहाँ आतिफ को भी हाथ नहीं लगाया गया, यहाँ असद कैसर को भी उस तरीके से उन्हें नहीं छेड़ा गया, शहरियार अफरीदी को उस तरीके से नहीं छेड़ा गया। बाकी महमूद खान और परवेज खटक वो पहले से ही दूसरे कैंप में चले गए हैं। फिर जब मसला ये हुआ कि जब टिकट अवार्डिंग शुरू हुई तो 3-3, 4-4 लोग एक निशस्त पर खड़े हो गए। इसकी एक वाज़ेह मिसाल बाजौड़ में रहमान ज़ेब की शक्ल में भी आपने देखा कि पहले ट्विटर अकाउंट से उनका दावा किया गया कि वो उनकी कौमी निशस्त के लिए उम्मीदवार थे, बाद में वो ट्वीट उनको डिलीट करना पड़ी और फिर PTI वर्कर का नाम लिया गया। तो अगर आप इन्हें 1 से शुरू कर लें, जो चतराल का, जहां से पाकिस्तान की इंतखाबी निशस्तें शुरू होती हैं, क्योंकि उसके बाद चतराल से ऊपर फिर बदख्शान वाखान कॉरिडोर लगता है, तो पाकिस्तान भी वहीं से शुरू होता है और इन्हें भी हमारा वहीं से शुरू होता है। यहाँ पर PTI का उम्मीदवार नहीं है। हमें सामने नजर आ रहा है तलहा महमूद जो JUI की जानिब से मैदान में है, और उनके मुकाबिल अब्दुल अकबर चतराली जो जमात इस्लामी के कैंडिडेट है। अगर वसाइल के एतबार से देखें तो तलहा महमूद बारी पड़ते हैं, लेकिन अगर अवामी कनेक्ट के हिसाब से चतराल में देखें तो अब्दुल अकबर चतराली हैं। फिर अमीर मकाम का हल्का है, उनमें शायद शकूक शुबात थी, इसी वजह से वो 2 हल्कों में मैं जरा बड़े बड़े अमीर हैदर होती आतिफ के मुकाबले में वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं। दूसरी जानिब जाहिद खान साहब हैं दीर से, वो भी पहले शुरू में कमजोर थे, लेकिन अब उनका पल्ला भी हमें भारी नजर आता है। ओवरऑल अगर आप देखें, मेरे ख्याल में इलेक्शन वाले दिन PTI के इस पुरजोश जवान को सोशल मीडिया नेटवर्क से निकाल कर इलेक्शन पोलिंग स्टेशन तक ले जाना, मेरे ख्याल में ये एक लंबा प्रोसेस होगा। और जो पहले, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पहले भी उनके लिए इलेक्शन मैनेज किए गए थे, अब वो मैनेजमेंट उनके साथ जी मैनेज किए गए थे। बड़ा फखर साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, बड़ा चैलेंजिंग भी होगा। शहजादा जुल्फिकार साहब, बलूचिस्तान में हवा की अगर बात की जाए, मतलब परसेप्शन ये है कि वहां पर मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में है। उन दोनों में से कोई भी
हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकता है? फिर नेशनलिस्ट पार्टियां हैं, फिर मौलाना का अपना वोट बैंक है। आपको भी क्या सरप्राइजेज नजर आ रहे हैं 8 फरवरी को बलूचिस्तान के इलेक्शन में? देखिए, शुरू में तो जरूर ये था कि हवा का एक रुख चल पड़ा और लोगों ने देखा कि बड़े एक नंबर्स उनके चले गए नून लीग में। उसके बाद जरदारी साहब की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकायत ज्यादा वो था। उसके बाद ऐसा लगा कि उनको भी शायद कोई एश्योर करा दिया गया है कि आप भी मेहनत करें और आपके साथ भी कुछ हवा आपकी तरफ चल सकती है। तो सरफराज बुगटी साहब, ये सरप्राइज था सबके लिए कि वो कैसे चले गए, जाकर उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर दिया और उसके बाद फिर लोगों का थोड़ा जो इलेक्टेबल्स बचे कुचे थे उन्होंने जाकर ज्वाइन करना शुरू कर दिया पीपल्स पार्टी को। अब पीपल्स पार्टी और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रेस एक लगी हुई है, रेस लगी हुई है कि वो गवर्नमेंट बनाएंगे या वो। ऐसा लगता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये है कि आप देख लें जिनके पास ज्यादा सीटें आती हैं, फिर बाद में हम देखते हैं। अब कोशिश उनकी है कि क्या करेंगे। जितनी हमारे एतबार से दोनों बराबर बराबर हैं, कम से कम 8, ज्यादा 11-12 सीटें, या वो थोड़ा उससे ज्यादा मुस्लिम लीग उससे ज्यादा ले सकती है और फिर रिजर्व सीटें इनको मिल जाएंगी। 65 का हाउस है। ये आप नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं शहजादा साहब? नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सूबे की पहले बात कर रहा हूँ ना। सूबे में क्योंकि आपने कहा हुकूमत कौन बनाएगा और किस तरह, तो उसमें फिर कॉम्परस जमातें क्या करेंगी? क्या नेशनल पार्टी के तो वाज़े टिल्ट जो है नजर आता है नवाज शरीफ की तरफ कि वो नवाज शरीफ की तरफ जो है झुकाएगा। इसी तरह महमूद खान अचकज़ई साहब, उनका भी टिल्ट उधर नजर आता है। JUI का भी टिल्ट है मुस्लिम लीग नून की तरफ, लेकिन सूबे में कोई भी आ जाए उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अपना हिस्सा चाहते हैं कैबिनेट में और पोर्टफोलियोज में उनका अपना एक हिस्सा मिल जाए, वो उनके साथ आराम से जो है वो चल पड़ेंगे। अब आती है बात जो आप कह रहे हैं कि कौमी असेंबली में जो है तीसरे नंबर का मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ सीटें ले जाएं आपके JUI वाले और कोई 3-4 इनके हिस्से में आएगी, पीपल्स पार्टी के 2-3-4 इस तरह से, और 3-4 जो है मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएगी। तो इस तरह लगता है कि कॉम्परस जमातें, अभी अख्तर मेंगल साहब कितनी सीटें लेके आते हैं, उनका इलेक्शन से पहले ग्राफ काफी वो था, कम था, लेकिन उन्होंने काफी दौरे किए हैं। दौरे करने के बाद मारंग वाला फैक्टर थोड़ा सारा आया, उसकी वजह से थोड़ा सा वो वोट जो सिंपैथी वोट है, क्योंकि मुसलसल अपने तकरीर में अख्तर मेंगल साहब मिसिंग पर्सन्स के इशू को उठाते रहे हैं। नेशनल पार्टी जो है वो भी बेनिफिशरी है कहीं मकरान में और उसमें कुछ उसकी सीटें, तो वो लामालिम वो बाप ये वेट कर रहे हैं कि किसके साथ जाएंगे। डिपेंड करता है कि जो जिनको कहा जाएगा मुस्लिम लीग नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ ये जाएंगे, और वो डिपेंड करते हैं अपने इन अलाइज के, छोटे मोटे अलाइज जो हैं इनके साथ वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। 16 सीटें हैं बलूचिस्तान की कौमी असेंबली में। मैंने आपको बता दिया कि 3-3, 2-2, 3-3, 4 सीटें जो हैं वो इनके हिस्से में आएगी। उसके बाद कोई एक एक करके कोई कौमी असेंबली का देखें, नेशनल पार्टी 1-2 वो ले लेगी और 2 गालिबन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है वो ले लेगी। इस तरह से बनता है। याजीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सियासत पर यह गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सहाफ़ी फ़खर काका खेल और बलूचिस्तान से सीनियर सहाफ़ी शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आला बनने के भी 4-5 उम्मीदवार तो फिलहाल जो हमें मालूम है, जाम कमाल है, सरफराज बुगटी है, कुदूस बुज़ंजो है, सादिक संजरानी भी रेस में है। इस पे थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको क्या होता नजर आ रहा है? एक और इजाफा कर लीजिए, नवाबजादा गज़ेन मरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। गज़ेन मरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जरदारी साहब से बहुत क्लोज हैं।
जब वो जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे 2008 में, जरदारी साहब ने अपना जहाज भेजा उनके लिए कि उनको लेके आए, लेकिन उनको पासपोर्ट इशू नहीं हुआ, इसकी वजह से वो नहीं आ सके। तो उनको पिछले इलेक्शन से पहले लेके आए, उन्होंने काफी मेहनत की हुई है और कोलू में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने में अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो अब देखें कि कामयाब होने के बाद उनको नून में शामिल कराया जाता है या पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जाता है। लेकिन जो आपने बताया, बिल्कुल उम्मीदवार तो आपके जाम कमाल साहब बिल्कुल हैं, और उनकी पोजीशन भी कौमी असेंबली पे भी बहुत अच्छी है, सूबे पे भी बहुत अच्छी है, और सरफराज बुगटी साहब भी बिल्कुल इस दौड़ में शामिल हैं कि वो चीफ मिनिस्टर के लिए जो हैं वो हैं। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी भी कोशिश करेंगे कि वो भी आए, और कुद्दूस बिज़िंजो साहब देखें कि अगर सीट निकाल जाते हैं, क्योंकि उनको काफी टफ टाइम मिल रहा है। नेशनल पार्टी के उम्मीदवार वहां खैरजान बलोच हैं, वो उनके मद्दे मुकाबिल है। हालांकि बड़ी कोशिश की, सरदार अख्तर मेंगल ने भी जाके वहां जलसा किया अवरान में जाकर, इस सिक्योरिटी के जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है जाकर, और कोशिश की कि कुद्दूस को सपोर्ट करें। अब कुद्दूस बिज़िंजो साहब किस हद तक वो होते हैं, डिपेंड करता है कि उनको इस दफा लाते हैं या इस दफा उनको कहते हैं कि आप रेस्ट करें, अपनी सेहत पे तवज्जो दें, तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन में मिलते हैं। जी ठीक है। अच्छा काका खेल साहब, आपकी तरफ वहां पर भी उम्मीदवार जो हैं अमीर हैदर होती भी हैं, और आपके परवेज खटक साहब तो बार बार ऐलानात भी कर रहे हैं कि मैं बनूंगा। तो वो कैसे बनेंगे? और अगर 3-4 अपनी चले, ज्यादा से ज्यादा नौशहरा की अपनी सीटें निकाल गए, बाकी आजाद उम्मीदवार क्या उनके साथ फिर शामिल हो सकते हैं? और पीटीआई की तरफ से क्या कोई मुतवक्के उम्मीदवार आपके जहन में है? वैसे तो अली अमीन गंडापुर हैं, अगर वो जीत जाते हैं, लेकिन वो तो फिलहाल सामने नहीं आ रहे, उन्हें मुकदमात का भी सामना है। वजारत आला के उम्मीदवारों पर बताइएगा फखर साहब। देखें, अहम बात यह है कि इस वक्त सूबे के अंदर असल मुकाबला किन के माबेन है, कौन ज्यादा नशिस्तें लेगा। मेरे ख्याल में यह मुकाबला जेयूआई और एमपी के माबेन है। मेरे लिए हैरत का बात यह है कि पहले तो ये सूबे के अंदर, लेकिन एमपी अब मुझे कौमी नशिस्तों पर भी आगे बढ़ती नजर आ रही है। अब कल सिचुएशन क्या होती है, पोलिंग डे पर क्या सिचुएशन होती है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को जब मैंने देखा तो जेयूआई और एएनपी, इनके माबेन में ऊपर नीचे कितनी नशिस्तें वो ज्यादा जीतते हैं, कितनी नशिस्तें ये ज्यादा जीते, और उसके बाद फिर नून लीग, पीपल्स पार्टी, इंडियम और फिर आजाद, ये सूरत हाल होगी। आजाद अभी तक आजाद है, क्योंकि उनको पार्टी टिकट ने इलेक्शन सिंबल नहीं मिला, तो इसको आजाद ही हम कहेंगे। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से ये जो प्रोपेगेंडा हो गया कि भाई जब ये आजाद ज्यादा तादाद में आएंगे तो ये किसी न किसी पार्टी को अपना जमीर बेचेंगे। उसके बाद फिर मैंने वोटर्स में, पीटीआई के वोटर्स में काफी हद तक कहा कि यार अगर यही करना है तो फिर वोट देने का फायदा क्या। परवेज खटक की जहां तक बात है, 3 जमातों को मैं कंफर्म करता हूं, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और एएनपी, जिनको अप्रोच किया गया कि आप इनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। ताहम तीनों जमातों ने यकसर उसको रद्द किया और इनकार किया, जिसके बाद उस दिन के बाद मतलब 3-4 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि परवेज खटक साहब का वो जो प्लान था वो भी नाकाम होता दिखाई देता है। लेकिन बहरहाल सियासत है, कुछ भी हो सकता है, कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त एमपी के हलकों के अंदर वजारत आला के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर हो रहा है, और उसी तरीके से जेयूआई के हलकों के अंदर मुख्तलिफ नामों पर गौर हो रहा है, और इन दोनों जमातों गौर हो रहा है। ठीक है, चले फखर जी, फखर काका खेल साहब, शहजादा जुल्फिकार साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।